देखें, सबसे पहले तो हम जंप करते हैं सिलेबस पर। और अपडेटेड सिलेबस जो है, तो सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुई है, तो मैं आपको अपडेटेड सिलेबस की के हिसाब से ही गाइड करूंगा। ये हमारे पास एसएमए की कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, और हम इस कोर्स आउटलाइन को ही फॉलो करेंगे, यानी कि इस पर आईसीएमए का ये कोर्स चलेगा हमारा। सो क्योंकि ये कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं उस पर बात की जाएगी। तो सिलेबस को आपके 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन ए में हमारे पास वेटेज सिलेबस की है 25%। और ये एरिया नॉर्मली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टेक्निक्स है, एडवांसमेंट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये एरिया उसको टारगेट करता है। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। डिटेल में अभी थोड़ी देर में इसकी शेयर करता हूँ। इसके अंदर हम कॉस्ट प्लानिंग के हवाले से पढ़ेंगे, कॉस्ट एनालिसिस के हवाले से पढ़ेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, खासतौर पे मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स जो दुनिया में चलती हैं। सो ये एरिया तो कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स के हवाले से हो गया। अच्छा जी, फिर जो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जो सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया है, वो है डिसीजन मेकिंग का, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजंस, जिसमें हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे और डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसमें आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। खास तौर पर इसके अंदर एक काफ़ी टेक्निकल एरिया है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। वेरी टफ, आसान टॉपिक नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इंटायरली न्यूमेरिकल है। इसके अलावा हम ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, मेक और बाय डिसीजन पढ़ रहे होंगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया भी है और काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया भी है, जिसमें थ्योरी कम और न्यूमेरिकल हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और तीसरा एरिया जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से है, जिसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसको हम नॉर्मली दीगर सब्जेक्ट में रेशो एनालिसिस के हवाले से पढ़ते हैं, और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके अलावा डिविजनलाइज्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट जैसे आरओआई और आरआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और तीसरा जो इसमें एरिया है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग का। अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, दिस वन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। यहाँ पर थ्योरी का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। तो इसका जो वेटेज है वो है 35%। सेक्शन बी का वेटेज है 40%। बी और सी इज ऑलमोस्ट, आप समझ लें आइडेंटिकल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है। एक पोर्शन थोड़ा सा हमारा कम वेटेज वाला है। अब ये जो वेटेज बताई जाती है ना, इस वेटेज को बताने का मकसद मार्क्स एलोकेशन नहीं होती। इन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि आप कितना टाइम देंगे, स्टडी टाइम आपको जो देना है सिलेबस के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा आपको बी सेक्शन पे स्टडी टाइम देना है, फिर सी पे देना है, और उसके बाद आपको ए पे देना है। एग्जाम में जो मार्क्स एलोकेशन होगी वो चेंज हो सकती है। ए पोर्शन ज्यादा आ सकता है, सी पोर्शन कंपैरेटिवली बी के मुकाबले में ज्यादा आ सकता है, बी ज्यादा हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर डिटेल टॉपिक्स पे बात की जाए, तो इसके अंदर जहां जहां इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की हुई होंगी कि हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, कुछ जगहों पर लिखा हुआ होगा हमें सिर्फ जो है कैलकुलेशन टेस्ट नहीं होंगी, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। कॉस्ट प्लानिंग के हवाले से अगर टॉपिक्स देखे जाएं, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को इंसाइट प्रोवाइड करता हूँ, एक एक टॉपिक की कोशिश करता हूँ कि वो टॉपिक क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग कर्व के हवाले से। अच्छा, अब ये टॉपिक जो है ना नॉर्मली बजटिंग का टॉपिक है, और इन जनरल इसकी एप्लीकेशन बजटिंग और वेरिएंस एनालिसिस, बेसिकली लेबर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, तो लेबर के हवाले से एक इशू ये आता है कि जब एक रिपीटेटिव टास्क हो रहा हो, वो टास्क जो बार बार एक जैसा हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली
टाइम ज्यादा लगता है। फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि जब बंदा यूज टू हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है, तो वह आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम करना शुरू कर देता है। जैसे एक काम है, अगर कोई नया बंदा हम रखते हैं, वो काम वो 10 मिनट में करता है, लेकिन जब वो दोबारा वो काम करेगा तो अब 10 मिनट नहीं लगाएगा, 9 मिनट लगाएगा, 8 मिनट लगाएगा। फिर एक टाइम आता है, वो टाइम फिक्स हो जाता है। उसके बाद वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, मसलन 5 मिनट उसका एक फिक्स टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो 5 मिनट से ज्यादा कम उसको नहीं कर सकता, एटलीस्ट 5 मिनट तो वो काम में लगाएगा। तो क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर की कॉस्ट बड़ा एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, तो लेबर की कॉस्ट जो होती है वो टाइम से कनेक्टेड होती है। और अगर टाइम हम रिड्यूस करते हैं थ्रू लर्निंग, तो एवरेज लेबर कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, जिससे बजटिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएंसेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये काफी ट्रिकी होती है, खास तौर पर जो इन्होंने यहाँ पर लर्निंग रेट जो कैलकुलेट करने का कहा है ना, दिस इज वेरी ट्रिकी। इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसको आपको अच्छी तरह से करना होगा। जो ट्रिकी एरियाज होते हैं, तो ये बात जहन में रखें, एग्जामिनर कोई भी हो, ट्रिकी एरियाज के ऊपर उसका फोकस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो लर्निंग कर्व टारगेट है हमारा होगा, क्योंकि ये ट्रिकी टॉपिक है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है कॉस्ट प्लानिंग में, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये बहुत सीधा सा आसान सा टॉपिक है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, फिर उस प्रोडक्ट की अगर हाइप क्रिएट हो जाती है तो प्रोडक्ट ग्रोथ फेज में चली जाती है, फिर वहां से वो मेच्योरिटी के ऊपर चली जाती है, और उसके बाद उसका एक लास्ट फेज स्टार्ट होता है कि वो डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर चली जाती है। पहला स्टेज क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट में आई प्रोडक्ट, उसके बाद ग्रोथ स्टेज पर पहुंची, उसके बाद मेच्योरिटी के ऊपर आई, और उसके बाद वो फाइनली डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर चली गई। अब अगर आप लोगों ने कभी बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी एक क्लासिफिकेशन होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक क्लासिफिकेशन उसकी होती है एज अ पीरियड कॉस्ट। आइडिया है इसका डिफरेंस, अगर बताना चाहें तो, ताकि मैं उसको फिर करेक्ट कर दूं अगर गलत नॉलेज हो तो, और ठीक है तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? चले मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट हम उसको लेते हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लग रही होती है। जैसे हमें पता है कि प्रोडक्ट को हम बनाएंगे तो उसमें मटेरियल लगेगा, प्रोडक्ट को बनाने में लेबर लगेगा, और प्रोडक्ट को बनाने में इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर्स लगेंगे उसको हम ओवरहेड्स में डाल देते हैं। ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। लेकिन इसके अलावा भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है, जैसे प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, हेड ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D, ये कॉस्ट भी तो लग रही होती है। लेकिन हम इनको कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, और हम इन्हें पर यूनिट पे चार्ज नहीं करते। प्रोडक्ट कॉस्ट हम निकालते हैं पर यूनिट बेसिस के ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट की जो अदर कॉस्ट होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं, और उस साल में इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज अ टोटल चार्ज कर देते हैं, पर यूनिट में चार्ज नहीं करते। यानी कि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितनी सेलिंग कॉस्ट आएगी, कितनी एडमिन कॉस्ट आएगी, बल्कि हम कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसकी बेसिस के ऊपर हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लेंगे। नॉर्मली हम सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये हम निकाल लें तो इसके अंदर ये जो कॉस्ट है ये नॉर्मली प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि टोटल कॉस्ट हम ले नहीं सकते। तरीका है एक कि हम इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट रखते हैं
उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, इतना प्रॉफिट ऐड करते हैं कि हमारी जो अदर कॉस्ट हैं वो भी रिकवर हो जाए। और हम नॉर्मली जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपनी जो पीरियड कॉस्ट होती हैं वो माइनस करते हैं, जैसे सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दी, मार्केटिंग कॉस्ट माइनस कर दी। तो ये जो कॉस्ट है जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, ये एज अ पीरियड कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होती है। बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में एक प्रॉब्लम आता है कि एक प्रोडक्ट है जब वो डिफरेंट स्टेज से होकर जा रही है तो उसकी टोटल स्टेज को कैलकुलेट किया जाए और उसकी हर स्टेज में जो भी कॉस्ट आ रही है उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाए। यानी कि जितनी भी कॉस्ट आ रही है ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट किया जाए, पीरियड कॉस्ट ट्रीट ना किया जाए। यह कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अंडर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग का। अभी मैंने पीछे आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैं एक चीज कितने की सेल करूं तो मैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालूंगा, अपना प्रॉफिट इसके अंदर डालूंगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो तरीका है ये पुराना तरीका है जिसको हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं, ओल्ड मेथड ऑफ प्राइसिंग। मॉडर्न वर्ल्ड में प्राइसिंग करने का ये तरीका अच्छा नहीं है। वजह वजह ये कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी वजह से, मसलन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने एंटीसिपेट की थी 10 रुपए आएगी और वो किसी वजह से बढ़कर 12 रुपए हो गई। प्रॉफिट आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमेशा 8 रखेंगे, पहले आप 18 की सेलिंग प्राइस एंटीसिपेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई ड्यू टू एनी रीजन और वो 12 पे चली गई, आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सेलिंग प्राइस चली जाएगी 20 के ऊपर। ये कन्वेंशनल मेथड में प्रॉब्लम है। तो जब वो 20 पे चली जाएगी तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर आपसे 20 के ऊपर भी वो प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि मार्केट जो होती है ना आजकल, मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव है और कस्टमर बहुत ज्यादा, उसे अवेयरनेस है कस्टमर को। तो एज ए रिजल्ट वो आपसे महंगी चीज क्यों खरीदेगा जबकि वो चीज उसे कोई और सेल कर रहा होगा। तो कन्वेंशनल प्राइसिंग मेथड नहीं चलते नॉर्मली ना, हर जगह नहीं चलते। तो उसका एक ऑल्टरनेट है मॉडर्न मेथड विच इज कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग एक मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि ये कहती है कि आप C+P करके सेलिंग प्राइस ना निकालें, बल्कि आप एक काम करें, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट निकालें। और ये जो कॉस्ट आएगी इसे हम कहेंगे टारगेट कॉस्ट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम वो प्रोडक्ट कितने का बेच सकते हैं। जैसे हमने कहा जी हम 20 रुपए से महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, फाइनल। हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 8, तो कॉस्ट कितनी होगी, अब ये आपकी टारगेट कॉस्ट होगी। ये प्रोडक्ट आपको हर हाल में 12 या उससे कम में बनाना है। अगर आप ये प्रोडक्ट 12 या उससे कम में नहीं बना सकते तो आप इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें। ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए फजूल है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्कअप जो है वो अचीव ही नहीं होगा। वाई? बिकॉज कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे यू मोर देन 20। इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर कि जी टारगेट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट गैप क्या होता है, कॉस्ट गैप को क्लोज करने की कोई टेक्निक्स बताएं। फिर इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी कि लर्निंग कर्व का जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये दो टॉपिक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया कि लर्निंग कर्व हर जगह अप्लाई हो सकता है, बजटिंग में भी, वेरिएंसेस में भी, प्रोडक्शन कॉस्टिंग के अंदर भी, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर भी, लाइफ साइकिल में भी, हर जगह अप्लाई हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह फिर हम पढ़ेंगे वैल्यू एनालिसिस के बारे में, फंक्शनल एनालिसिस के बारे में, और उसके बाद कॉस्ट एनालिसिस के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि एबीसी जो टेक्निक है उससे आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ उसको आपको कॉस्ट थ्योरेटिकल आइडिया आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरेटिकल आइडिया पता है इट्स ओके,
इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट आगे लिखा हुआ है थ्योरी ओनली, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्योरी ओनली, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। अच्छा, आप सीपीए कैलकुलेट करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर पास में स्टूडेंट को पढ़ाया जा चुका है तो स्टिल दे नो कि अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कैसे हम प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं और किस तरीके से हम कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, व्हाई कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ भी सिर्फ लिखा हुआ है, थ्योरी पूछी जाएगी। और एक्टिविटी बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेडिशनल सिस्टम से कंपैरिजन, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पढ़ाया जाता है कि पास्ट में जो कॉस्टिंग के तरीके होते हैं उसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कन्वेंशनल मेथड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप प्रोडक्ट के ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में चार्ज करने की बात करते हैं तो आपको वहां पर एक सूटेबल बेसिस आइडेंटिफाई करनी होती है कि किस बेसिस के ऊपर आप प्रोडक्ट के ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्योंकि पुराना तरीका है तो वहां पर 2 या 3 बेसिस इस्तेमाल की जाती थी, जैसे लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में चार्ज किया जाता था या मशीन आवर्स की बेसिस पे चार्ज किया जाता था। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने इस टॉपिक को चैलेंज किया और उसने कहा कि ये ओवरहेड को प्रोडक्ट में चार्ज करने का तरीका सही नहीं है, ये सब्जेक्टिव मेथड है। ओवरहेड्स को अगर आपको प्रोडक्ट पे चार्ज करना है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ओवरहेड के इनकर्ड होने के रीजंस क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जस्टिफाई करते हुए ओवरहेड्स को अकॉर्डिंगली हर प्रोडक्ट के अंदर चार्ज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दी, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, कॉस्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं, कॉस्ट पूल क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे इसके अंदर। अच्छा, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, ऑलमोस्ट सारा थ्योरी, ये पूरा का पूरा एरिया आप मार्क कर लें कि आपको थ्योरी कवर करनी है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी थ्योरी, जस्ट इन टाइम थ्योरी, काइजन कॉस्टिंग थ्योरी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आ जाता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ओनली थ्योरी, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। 25% ऑफ द सिलेबस ये मैंने आपको डिफाइन किया जिसके अंदर हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेजॉरिटी थ्योरेटिकल, कुछ न्यूमेरिकल भी। उसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी रेलेवेंट है, जहां पर हम कोई भी अगर डिसीजन लेने जा रहे हैं बिजनेस के हवाले से तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, रेलेवेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट बेनिफिट्स को कंसिडर किया जाता है। अगर कोई कॉस्ट इररेलेवेंट होगी, रेलेवेंट नहीं होगी, तो उस कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मटेरियल की कैसे निकालेंगे, लेबर की कैसे निकालेंगे, ओवरहेड्स की कैसे निकालेंगे, कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इररेलेवेंट कॉस्ट की डिटेल्स क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट होती है, क्यों होती है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स पे जाएंगे। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास आया, वो हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना है, ओवर टाइम करना है नहीं करना, प्रोडक्ट खुद बनाएं या आउटसोर्स कर दें, आइदर और के प्रॉब्लम्स होंगे, किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का डिसीजन, इस तरह के डिसीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे, पे ऑफ टेबल कैसे बनाया जाता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की जो टेक्निक्स होती हैं, मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स ग्रेड, ये पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे,
डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, काफी टेक्निकल एरिया है, न्यूमेरिकल, इंटायरली न्यूमेरिकल। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पर मल्टी फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ाया जाता है, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल टेक्निक्स भी हम पढ़ेंगे, और लीनियर प्रोग्रामिंग की एक सिंप्लेक्स मेथड होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लीनियर प्रोग्रामिंग ओवरऑल ये दोनों कंपोनेंट्स स्टूडेंट को बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस सेक्शन के अंदर हमारा है ब्रेक इवन एनालिसिस। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस पास्ट में स्टूडेंट को पढ़ाया जा चुका होता है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। लेकिन इसको समझने के लिए हम शुरू से पढ़ेंगे कि सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, और फिर जब दो प्रोडक्ट्स या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। इसमें बहुत सारे, इसमें ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ हमें ब्रेक इवन चार्ट्स, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन चार्ट्स, मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस करनी है। उसके बाद फाइनली इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक है हमारा, कंपनी प्राइसिंग डिसीजन कैसे लेती है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके अंदर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्टिमम प्राइसिंग कैसे की जाती है, फिर फुल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, मार्जिनल और फुल कॉस्ट प्राइसिंग का डिफरेंस क्या होता है, फिर नई प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम उसकी हाई प्राइस रखें या लो प्राइस रखें। हाई प्राइस रखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, लो प्राइस रखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में जब हम बात कर रहे थे कि हर प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस होता है एज अ न्यू प्रोडक्ट मार्केट में, तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, लो प्राइस रखकर काम करती हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रीमियम प्राइसिंग रखी जाती है, बहुत हाई प्राइसिंग रखी जाती है, क्योंकि बेचने वाले को ये पता होता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है। तो यूनिक प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसकी लाइफ साइकिल छोटी है, तो हम इसकी प्राइस ज्यादा रखेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, वरना हमारी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगी। ये डिसीजन मेकिंग के हमारे एरियाज हैं। फिर हमारा लास्ट सेक्शन स्टार्ट होगा जिसमें हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, जिसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रेशोज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशो, क्विक रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हो गए। फिर नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पेश आती है, क्वालिटी से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड। फिर उसमें एक मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, बैलेंस स्कोर कार्ड, वो पढ़ेंगे। बेंचमार्किंग का एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थ्योरी में दिया हुआ है, क्या आपको पता होना चाहिए बेंचमार्किंग क्यों की जाती है। फिर सर्विस इंडस्ट्री का एक मॉडल है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, वो पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिवीजन को एज अ कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर बनाया जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो तरीके हैं, पुराने तरीके, कुछ मॉडर्न तरीके, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडर्न मेथड। उसके बाद फाइनल टॉपिक हमारा होगा डिविजनल स्ट्रक्चर में, अगर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को, एक कंपनी अपनी ही किसी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विसेज देती है, तो उसमें प्रॉब्लम यह आता है कि आपस में प्राइसिंग कैसे रखी जाए, सूटेबल प्राइसिंग मेथड्स क्या होंगे, किस बेसिस के ऊपर प्राइस सेट की जाए। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपस में प्राइसिंग करने की, वो डिस्कस की जाएंगी। और आखिर में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में टैक्स के क्या क्या मसले आते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। ये मैंने आप लोगों के सिलेबस का किया है पूरा का पूरा पोस्टमार्टम। अब इसके हवाले से कोई सवाल आप लोगों के जहन में है तो पूछें, और फिर मैं कुछ रिसोर्सेज की डिस्कशन करके हमारा जो पहला टॉपिक है उसका हल्का सा एक इंट्रो आज करवाऊंगा। बोलें, एनी क्वेश्चन?
इसमें अगर सर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं है न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा है। सेक्शन बी इज कंप्लीटली ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल। ए में भी न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, सी में भी न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये न्यूमेरिकल पेपर है या 100% थ्योरेटिकल पेपर है, इट्स अ मिक्स ऑफ। क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों फ्लेवर होते हैं, थ्योरी भी बहुत ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे एसएफएम में ना, एसएफएम में न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा है, वहां पर जी इतनी जी। ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन यहाँ थ्योरी का पोर्शन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको एक अच्छा स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा, जिस जो आपके सिलेबस को कवर कर रहा है। वो कहाँ से करेंगे, कौन सा एरिया पढ़ना चाहिए, कौन सी रिकमेंडेड बुक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स एक जगह मिलेंगे, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। और इसमें टॉपिक भी एज कम्पेयर टू एसएफएम जो है ना, वो टॉपिक भी कम लग रहे हैं और इंटर रिलेटेड है मोस्टली जो है। टॉपिक का कम होने का मकसद बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो टॉपिक डिटेल में बहुत ज्यादा होते हैं ना। जब आप उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो देखने में छोटा लग रहा होता है, लेकिन वो होते बड़े, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो कंटेंट वाइज थोड़ा सा कम है, ओके। डिटेल टॉपिक्स ही कम दी हुई है, लेकिन टॉपिक्स काफी हैं इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? चलें, रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को गाइड करता हूँ कि इस पेपर को पास करने के लिए क्योंकि आपको पता है ICVP के अपने रिसोर्सेज तो मौजूद नहीं है, उससे बुक्स रेकमेंड करते हैं। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको क्या रिसोर्स इस्तेमाल करना होगा जो आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ये जो सिलेबस आप लोगों को दिया है ना, इसका एक आइडेंटिकल पेपर है सिमा का, विच इज P2, जो कि सिमा का बहुत टफ पेपर है। अब वो भी कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है ना, अब वो भी OTQ बेस्ड हो चुका है इंटायरली। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें, पहले वो मैनुअल हुआ करता था। तो उसके जो मैनुअल के क्वेश्चंस है ना, वो भी बहुत रेलेवेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, और एक अच्छी सिलेबस के ऊपर ग्रिप लाने के लिए आपको सिमा P2 का जो है इस्तेमाल करना है स्टडी टेक्स्ट, जिससे आपके सिलेबस के कुछ के अलावा बाकी सारे एरियाज कवर हो जाएंगे। और इसका क्वेश्चन बैंक, ये दोनों आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में 200-300 सवाल आपको मिल जाएंगे, स्टडी टेक्स्ट में आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, स्टडी टेक्स्ट में मेजॉरिटी आपको जो ना ये टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊं, तो आपको सेक्शन ए पूरा का पूरा मिल जाएगा, P2 के सिलेबस में है। इसी तरीके से आपको जो प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिसीजन का ये जो एरिया है ना, इसके अंदर रिस्क एंड अनसर्टिनिटी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो ब्रेक इवन नहीं होगा उसके अंदर, ब्रेक इवन वो पिछले सिलेबस में पढ़ाया जाता है, तो कुछ चीज़ें वहां से ली जाएंगी। प्राइसिंग मिल जाएगा, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी मिल जाएगा। बाकी एरियाज जो है ना वो किसी और बुक से कवर करेंगे, उसको अभी वहां से देखेंगे। सेक्शन सी आपको तकरीबन 100% मिल जाएगा। तो ए और सी यानी कि 35+25 आपका 60% तो 100% यहाँ से कवर होगा। और बाकी आप समझ लें 15 से 20% एरिया जो है वो भी यहाँ से सिमा P2 से कवर हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो एरिया वहां पे कवर नहीं हो रहा, वो एरिया आपका यहाँ से कवर होगा। प्रीवियसली F5 कहते थे इसको, आजकल इसका नाम चेंज हो गया है, PM बन गया है। ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिमा P2 में डुप्लीकेट होंगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वहां पर कवर नहीं हो रहे, वो यहाँ पर कवर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसी तरीके से रेलेवेंट कॉस्टिंग, जो वहां पर कवर नहीं हो रहा सिमा में, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो जो टॉपिक्स रह जाएंगे ना, वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। हाँ, एक टॉपिक है जो दोनों में कवर नहीं होगा, और वो है लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड। ये आपको एक्स्ट्रा सोर्स इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि खास बड़ा टॉपिक नहीं है। ग्राफिकल मेथड
एसएससी के पीएम के पेपर में पढ़ाया जाता है। तो ये ओवरऑल ये दोनों जो मटेरियल हैं ये मोर देन इनफ है कि अगर इस पर फोकस करके काम किया जाए तो आराम से आप अपना मटेरियल थ्योरेटिकली भी कवर कर सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक जो होंगे तकरीबन आप समझ लें 500 OTQs, 500 MCQs, अंदाजा लगा लें कि 500 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें अलोंग विथ थ्योरी, तो आई डोंट थिंक सो कि पेपर आपका रुकेगा या पेपर में आपको प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा आप देखें जितना एडिशनल मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई इंडियन राइटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बहुत मशहूर किताब है कॉलन ड्यूरे, कॉलन ड्यूरे बहुत मशहूर किताब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, इट्स वेरी टफ बुक। अगर आप वो फॉलो कर लें तो वो कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन आपको पता है आपकी वो लिमिटेशन है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की पढ़ने की, वो सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जो प्राइमरी आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, जो रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं उस पर आप फोकस करें। इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव चीज है जो मैं अपने एसएफएम के स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ, वो है एसीसीए के पीएम के टेक्निकल आर्टिकल्स। वेरी वेरी इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई टेक्निकल आर्टिकल आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, अगर आप वो वहां से पढ़ेंगे तो वो आपकी थ्योरी न्यूमेरिकल को चार चांद लगा देगा। बहुत आउटस्टैंडिंग आर्टिकल्स लिखे जाते हैं सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर, आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक पे नहीं मिलेंगे, सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। तो उनको भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे ताकि हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो बेहतर हो जाए। रिसोर्सेज के हवाले से कोई सवाल? अगर कोई बुकलेट वगैरह भी बना लेता है ना, जैसे आपको अगर कहीं से सुनने में मिलता है कि जी एसएमए की कोई बुकलेट है क्वेश्चन बैंक की, तो बिलीव मी वो भी एसीसी और सिमा से छापे हुए होते सवाल, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं और वहां से वो एक जगह ज्वाइंट करके उसको एक बुकलेट बना लेते हैं। तो अलग से कोई मटेरियल लेना अनटिल अनलेस के वो अदर देन एसीसी सिमा हो तो वो तो कुछ होगा। अच्छा, सीए के सिलेबस को भी लोग कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कैफ 3 है गालिबन कॉस्ट अकाउंटिंग उनका, लेकिन सीए का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो यही है, कॉपी पेस्ट पूरा इन दो पेपर्स में कवर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा अगर किसी को वहां के सीए के क्वेश्चंस देखने हो, उनके पास पेपर्स के क्वेश्चन देखने हो, अगर बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है तो वो वहां के क्वेश्चंस भी देख सकता है। अच्छा, ये सारी बॉडीज जो भी है ना वो कॉलन ड्यूरे को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं। कॉलन ड्यूरे के बुक उठाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादातर जो सवालात मिलेंगे वो सिमा के सवालात मिलेंगे, एसीसी के पास पेपर्स के सवालात मिलेंगे। तो ये मिलजुलाकर एक ही कहानी है इन सब की, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इतना एडवेंचर नहीं है कि आपको बहुत ही नई चीजें बना के ले आए। वही चीजें हैं मिलती जुलती, हर दफा एक जैसी चीजें आती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में कॉम्प्लिकेशंस बहुत डाल सकता है एग्जामिनर। तो न्यूमेरिकल को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल करने में काम, थ्योरी में तो कोई मसला नहीं होता। अगर आपने सिलेबस आउटलाइन को फॉलो किया, थ्योरी पढ़ी अच्छे तरीके से, उसको याद किया, तो थ्योरी के मार्क्स आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में टफ टाइम मिल सकता है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो स्टार्ट होगा ना वो सेक्शन बी से हम स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन बी में जो टॉपिक हमारा पहला है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बेसिक ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, या जिसने पढ़ा हुआ है पास में उसको रिकॉल करवाऊंगा, और उसके बाद जो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस है उस पर हम बात करेंगे कि उसकी तरह से हम उसकी ब्रेक इवन निकालते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, इसका एक ऑल्टरनेट नाम है विच इज कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस ये होता है कि अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है हमें, तो सबको ये पता होता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि क्या वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा।
तो कंपनी ये प्लान करती है, बिजनेस ये प्लान करती है कि जी हम ब्रेक इवन कब अचीव कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रेक इवन अचीव कर लें तो इसका मतलब है फिर प्रॉफिट हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। वो कहते हैं जल्द से जल्द हम एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाएं कि अगर हमें प्रॉफिट ना भी हो रहा हो तो एटलीस्ट हमें लॉस नहीं होना चाहिए। और ये सिचुएशन उस वक्त अचीव होती है जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट कवर कर ले। अगर कोई अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर ले तो इसका मतलब ये होता है कि उसका ब्रेक इवन अचीव हो गया। और अगर उसकी फिक्स कॉस्ट ही कवर नहीं हो पा रही तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी लॉस में है। तो अगर वो ज्यादा अरसे तक लॉस में चलेगी तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और कंपनी को हमें डिसकंटिन्यू, बिजनेस को हमें शट डाउन करना पड़ जाएगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम कितना लेवल ऑफ आउटपुट सेल करें कि हमें एटलीस्ट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन का सामना करना पड़े। वंस हम वो अचीव कर लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा हम जितना भी बेचेंगे उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, उसकी सेल्स एक्सपेक्टेड है 5 लाख की, उसकी वेरिएबल कॉस्ट वो है 2 लाख की। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में इस्तेमाल होता है। एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर काम करते हैं। तो एक कंपनी ने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके चेक की, कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड 3 लाख का है और उसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो भी 3 लाख की। तो ये हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की ये पिक्चर अचीव हो रही है कि अगर एक बिजनेस 500,000 का रेवेन्यू जनरेट कर ले तो कंपनी पहुंच जाएगी एक ऐसी पोजीशन पे कि जहां ना तो उसे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी शुड जनरेट और मस्ट जनरेट हाउ मच? मोर देन $500,000। 500,000। अब ये जनरेट करने के लिए कि प्रॉफिट आए तो कंपनी की सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, कंपनी को कितना बेचना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट अचीव कर ले। जब ये प्लानिंग कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी सेल्स एक्टिविटीज को, अपनी सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करके देखेंगे कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इस टॉपिक में ओवरऑल ब्रेक इवन निकालने का तरीका, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर प्रॉफिट टारगेट, प्रॉफिट फाइंड आउट करना, फिर ब्रेक इवन से रिलेटेड चार्ट्स पे काम करेंगे, उसी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट की बात की जाए और आपसे कहा जाए कि ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकाल के दें तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कॉस्ट लग रही है फिक्स कॉस्ट, सब, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे फॉर्मूलाज याद करने। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सपोज फिक्स कॉस्ट हमारी है 3 लाख और कंट्रीब्यूशन लेट्स सी मैं एज्यूम कर लेता हूं $10 है। अगर एक बिजनेस के पास टोटल फिक्स कॉस्ट है 3 लाख और उसको पता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन 10 पर यूनिट आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन अचीव करने के लिए उसे 30,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब जाके क्या अचीव होगा? ब्रेक इवन अचीव होगा। अगर वो 30,000 से कम बेचता है तो लॉस हो जाएगा और अगर वो 30,000 से ज्यादा बेचता है तो प्रॉफिट हो जाएगा। मोर देन इक्वल टू 30,000, मोर देन 30,000 बेचेगा तो प्रॉफिट,
लेस देन 30,000 बेचेगा तो लॉस, एग्जैक्टली 30,000 बेचेगा तो आ जाएगा हमारे पास ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की डेटा होना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। कॉस्ट हमें जो भी दी हुई होंगी ना, वो वेरिएबल कॉस्ट भी होंगी, फिक्स कॉस्ट भी होंगी, तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसे भी निकल सकता है कि पहले हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लें। अगर डेटा आपको पर यूनिट में नहीं दिया हुआ तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकल सकता है, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये निकाल लें। और जब आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाए तो उस टोटल कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि हम टोटल कंट्रीब्यूशन लें और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें। ये सारे ऑल्टरनेट तरीके एग्जाम में पता होने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसा डेटा हमें दिया होगा हम उसका अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करें और हमें पता हो कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है और उसने क्या डेटा दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है और कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ा एक चैलेंज होता है कि डेटा बाज़ दफा इतना शॉर्ट होता है, इतना मुख्तसर डेटा होता है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना ही नहीं आ रहा होता। तो एज ए रिजल्ट फिर आपको कोई ऑल्टरनेट फार्मूला सोच के, कोई मैथमेटिक्स अप्लाई करके अपना मतलूबा नंबर हासिल करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर ब्रेक इवन इन यूनिट्स को ही निकाल लें और हम उसे कहें कि जी हमें ब्रेक इवन यूनिट्स मत बताओ बल्कि ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ डॉलर बताओ, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बताओ, तो अब ये कैसे निकालेंगे। यूनिट्स में तो हमें पता लग गया कि हम एक्स यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो डॉलर में अगर निकालने हैं तो उसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं। एक पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा कि आप अपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स को लें और उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को ही क्या कर दें, डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करें, टोटल फिक्स कॉस्ट लें क्योंकि नॉर्मल ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर में चेंज कर दें। डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेने के बजाय CS रेशो ले लें। तो अभी देखें ब्रेक इवन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन इन डॉलर का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब मसला ये CS रेशो कहां से लेकर आए, तो CS रेशो का फॉर्मूला इन टर्न हमारे पास क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर ये सवाल में पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है तो आराम से हम CS रेशो निकाल लेंगे, और अगर सवाल में पर यूनिट का डेटा आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे देन व्हाट, तो फिर हम टोटल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। इससे भी हमारा आइडेंटिकल आंसर क्या आएगा, इससे भी हमारा आंसर आएगा CS रेशो। ये दो ऑल्टरनेट तरीके जिससे हम CS रेशो निकालकर ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकाल सकते हैं, या ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालकर ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन इन यूनिट्स दिया हुआ हो तो रेवेन्यू निकाल सकते हैं, रेवेन्यू दिया हुआ हो तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं। CS रेशो दिया हुआ हो तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमें सारे फॉर्मूलाज को क्या करना है, अनफोल्ड करना है ना, आगे पीछे घुमा घुमा के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जितने हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं इस वक्त सिंगल प्रोडक्ट की। तो हमारा जो सिलेबस में
मेंशन है ना वो है मल्टी प्रोडक्ट। ये पहले सिंगल प्रोडक्ट रिवाइज हो जाए तो फिर उसको मल्टी प्रोडक्ट पे अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, उसके फॉर्मूले थोड़े से मॉडिफाई करेंगे तो वो मल्टी प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि चलें अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ये लगता है, हम ये बात करते हैं कि 25,000 यूनिट्स हम बनाएंगे तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। सपोज हमने एंटिसिपेट किया एक बिजनेस है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नया कॉलेज खोलना चाह रहा हूं। अब उस कॉलेज को खोलने के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कितने इनरोल्ड करेंगे हमारे पास होने चाहिए कि हम ब्रेक इवन पे आ जाएं। सपोज आंसर आता है कि जी 200 स्टूडेंट्स अगर हम इनरोल कर लें तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे 200। अब पता ये लगा कि जो हमारे बजटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो 200 से बहुत क्लोज हैं, 220 हैं, 210 हैं। बजटेड का डेटा तो हमारे पास होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बजट करते हैं। तो बजटेड स्टूडेंट हमारे सपोज कर लें आप 220 हैं। अब हमें ये पता है कि जो बजटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब हम एक्चुअल स्टूडेंट्स के ऊपर जम करेंगे तो एक्चुअल ज्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल कम भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर वेरिएंस आ सकता है, एडवर्स वेरिएंस भी आ सकता है और उसके अंदर फेवरेबल वेरिएंस भी आ सकता है। फेवरेबल वेरिएंस के तो हमें टेंशन ही नहीं है, ज्यादा हो जाए उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कम हो गए तो, अगर वो 210 हो गए, अगर वो 200 हो गए, इन केस अगर वो 200 से भी नीचे चले गए तो इसका मतलब हमें ब्रेक ही भी नहीं अचीव नहीं होगा। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि बजटेड क्या है और ब्रेक इवन क्या है, और यहां से हमें रिस्क का पता लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क कितना है। और यहां से एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को कि कैलकुलेट करके दें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, यानी कि आप कितना सेफ हैं किस चीज से, ब्रेक इवन पे आने से या लॉस पे जाने से आप कितना सेफ हैं। जितना आप ज्यादा सेफ होंगे उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होगा, और जितना आप क्लोज होंगे उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा और आपके पास रिस्क होगा, लॉस होने के चांसेस होंगे। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया कैलकुलेट करने के लिए तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ब्रेक इवन की नॉलेज चाहिए। अगर ब्रेक इवन होगा तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूलास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होगा बजटेड सेल्स यूनिट्स। आपकी बजटेड सेल्स यूनिट्स कितने हैं माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये आपको बताएगा कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बजटेड यूनिट्स 1 लाख है और ब्रेक इवन आ रहा है 40,000 के ऊपर, तो इसका मतलब है आप लॉस होने से कितने यूनिट्स दूर हुए, 60,000 यूनिट्स दूर हैं आप लॉस होने से। यानी कि आपकी बजटेड सेल्स अगर 60,000 यूनिट से गिर जाए तब जाके आपको ब्रेक इवन अचीव होगा। तो हम बहुत दूर हैं, इसका मतलब है हम सिक्योर हैं, अपने आप को सेफ कंसिडर कर रहे हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया। और अगर यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करने को दिया जाए कि ये परसेंटेज में बताएं, तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। बजटेड सेल्स लेंगे माइनस ब्रेक इवन सेल्स लेंगे और उसको बजटेड सेल्स से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। लेट्स अप्लाई। 1 लाख हमारे पास बजटेड सेल्स थी, 40,000 हमारे पास ब्रेक इवन था, 1 लाख हमारे पास बजटेड सेल्स थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 60%।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी क्या है 60%। अब ये 60% हमें क्या बता रहा है कि बजटेड सेल्स में 60% का रिडक्शन आएगा तो हमें ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, या हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे या उससे नीचे चले जाएंगे। तो ये हमें अपना काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइल के बारे में बता रहा होता है। इसी तरह अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ डॉलर पूछ लिया जाए कि जी डॉलर में बताएं, तो फिर हम बजटेड सेल्स भी डॉलर में लेंगे। बजटेड सेल्स भी किस में होंगी डॉलर में, और ब्रेक इवन सेल्स भी किस में होंगी डॉलर में या अमाउंट में। अब जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से वी हैव द फॉर्मूला अवेलेबल, ताकि हम डेटा को देखकर इजीली पकड़ सकें कि कहां पर हमें क्या चीज करनी है। तो ब्रेक इवन निकालने में जो चीजें इस्तेमाल हो रही है ना हमारे पास, तो वो इस्तेमाल हो रही है कि हमें सेलिंग प्राइस की डिटेल पता होनी चाहिए, हमें सेल्स के यूनिट्स पता होने चाहिए बजटेड। पूरा एक ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक अगर हमें पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। हमें तमाम वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल का पता होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट बोले तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स, ये सारे जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं इसका पता होना चाहिए। हमें अपनी तमाम फिक्स कॉस्ट का पता होना चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है ये पता होना चाहिए। ये सारी डिटेल अगर हमारे पास होंगी तो हम इजीली ब्रेक इवन किसी भी तरह का निकाल सकते हैं, CS रेशो निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, हर तरह का डेटा लेके प्लानिंग कर सकते हैं कि जी हम क्या करें कि हमारा रिजल्ट हमें इजीली अचीव हो जाए। इसके अंदर बाकायदा सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जा सकता है कि सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आएगा कि हम हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी खराब हो जाएगा, हम ब्रेक इवन से नीचे चले जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा कि हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट में कितनी रिडक्शन आएगी कि हमें ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी के लिए हम इस पर एक काइंड ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि एक्सेल पे बहुत आराम से कंपनीज करती हैं। बिजनेसेस आराम से एक्सेल को इस्तेमाल करके व्हाट इफ एनालिसिस करके अपना ब्रेक इवन में आने वाले चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं किस तरीके से हमें चीजों को मैनेज करना है। चलें अब आप लोग अपने सवालात की तरफ आ जाएं।